to my YouTube channel. So in this particular video I will start to the second part of the chapter number 1 from home science book class 12th students एंड जिसका हमारा टाइटल है वर्क लिवलीहुड एंड कैरियर। अगर हम हिंदी में बात करें तो चैप्टर फर्स्ट का हमारा टाइटल होगा कार्य आजीविका तथा जीविका। तो ये वीडियो तो टोटली हिंदी मीडियम पर ही बेस्ड है एंड अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आपके लिए तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो। एंड ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट होगा, इसमें हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एंड इफ आपका जो पार्ट 1 है वो आपने नहीं देखा है अभी तक तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप पहले पार्ट 1 देख के आए ताकि आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको पार्ट 1 का लिंक चाहिए तो पार्ट 1 का लिंक मैंने कमेंट में भी पिन कर रखा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने अपना लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था भारत के परंपरागत व्यवसाय यानी कि जो इंडिया में ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस चलते हैं उन सभी को हमने डिटेल में जान लिया था। अब हमें जो इस पार्ट में फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो यही है कि वर्क एज एंड जेंडर यानी कि कार्य आयु और जेंडर, ये टॉपिक का हमारा टाइटल है। हमें इसी चीज के बारे में समझना है कि जेंडर और एज में क्या होता है, ये क्या डिफरेंस होता है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है लिंग और जेंडर को अक्सर एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है किंतु इनका वास्तविक अर्थ काफी अलग होता है। हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि जो जेंडर होता है ना, जेंडर, तो हम ये मान लेते हैं कि उस वही लिंग कहलाता है, यानी कि लिंग और जेंडर को हम एक ही चीज मान लेते हैं जबकि ये दोनों चीज अलग अलग है। लिंग भी अलग है और जेंडर भी अलग है, बट हम क्या कर लेते हैं कि लिंग और जेंडर को एक ही चीज मान लेते हैं। जेंडर हम किसी कहते हैं, जेंडर कहते हैं मेल और फीमेल को, और लिंग भी हम यही मान लेते हैं कि मेल और फीमेल जो है ना यही मान लेते हैं कि बेसिकली स्त्री पुरुष यही लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। बट जो वास्तविक इसका अगर हम अर्थ देखें, रियलिटी में जाएं, थोड़ा डीप पढ़ें तो इन दोनों का अर्थ काफी अलग है, मिलता जुलता है बट थोड़ा डिफरेंस है इसमें, ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। अब क्या डिफरेंस है इसी को हम समझते हैं। सेकेंड पॉइंट में है लिंग जैविक पहचान यानी कि बायोलॉजिकल जो हमारी रिलेशन होते हैं उससे संबंधित होता है, यानी कि जैविक पहचान से संबंधित होता है लिंग, ठीक है। लेकिन जो जेंडर होता है, अगर हम जेंडर की बात करें तो वो सामाजिक पहचान यानी कि सोसाइटी में जो रिलेशन होते हैं उस पर आधारित होता है जेंडर। देखिए एक एग्जांपल से समझिए, जो लिंग होता है, लिंग कहते हैं हम बायोलॉजिकल पहचान को। बायोलॉजिकल कैसे, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि हम उसको स्त्री को और पुरुष को, मेल और फीमेल को देख के समझेंगे कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। उसके हम शरीर को देख के समझेंगे, हम उसके होलिये को, हम उसके फेस कट को, हर चीज को हम उसके बॉडी को देख के, बॉडी के शेप, उस सब चीजों को देख के हम उसके बॉडी को देख के ही समझ जाएंगे कि ये मेल है या फीमेल है। बट जो जेंडर होता है वो हम बॉडी को देख के उससे नहीं समझ सकते। जेंडर हम कहाँ से समझेंगे, उसके सोसाइटी पर आधारित होता है, यानी कि सोसाइटी में उसकी किस तरीके के रिलेशन है। हम जो जेंडर है उसमें सामाजिक पहचान आती है कि सामाजिक पहचान जो है वो क्या है उसकी। और अगर हम उस बंदे की, अगर हम किसी भी व्यक्ति की बात करें, उसकी सामाजिक पहचान सोसाइटी में किस तरीके की उसके रिलेशन है, किस तरीके के उसके समाज में संबंध है, तो उसी संबंध को हम जेंडर में रखेंगे। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे कि जो लिंग होता है वो जैविक पहचान यानी कि बायोलॉजिकल पर संबंधित होता है, बायोलॉजिकल रिलेशन पर, जैसे कि व्यक्ति को देख के पता चलता है कि वो स्त्री है या पुरुष है। और अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर क्या होता है, जेंडर में वो सोसाइटी पे, समाज की जो वो होते हैं संबंध, उस पर आधारित होता है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है नर शब्द का, जो नर शब्द होता है वो पुरुष को दर्शाता है, यानी कि अगर हम बात करें हिंदी में ये जो नर शब्द है ये टोटल शुद्ध हिंदी का वर्ड है, तो कुछ बच्चों को शायद मालूम भी नहीं होगा। बट जो नर ना और रा, नर शब्द जो होता है वो पुरुष को दर्शाता है, यानी कि मेल के लिए यूज किया जाता है हिंदी में नर शब्द। जबकि जो मादा शब्द है वो किसके लिए, महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। अगर आप कहीं भी मादा लिखा हुआ देखें तो उसका मतलब है कि फीमेल की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है। बट अगर नर लिखा हुआ होगा तो मेल की यानी कि पुरुषों की बात तो चल रही है। तो ये भी आप क्लियर हो गया होगा आपको, नर किसके लिए दर्शाता है, पुरुषों के लिए, और जो मादा होता है वो महिलाओं को दर्शाता है। स्त्रियों को पुरुष से कमतर देखना, समान वेतन ना मिलना, महिलाओं को घर चलाने वाली गृहिणी माना जाता है, जबकि पहले की अपेक्षा महिलाएं अधिक आत्मनिर्भर हैं और साथ ही साथ परिवार की स्थिति सुधार के लिए भी योगदान दे रही हैं। आज लगभग हर कामकाजी महिला से ये अपेक्षा की जाती है कि वह बाहर के काम के साथ साथ घर की देखभाल भी करे। देखिए अब आप ये समझिए कि जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों को क्या देखा जाता है हमारे सोसाइटी में,
हमें अब थोड़ा फीमेल के बारे में जानना है, स्त्रियों के बारे में, कि जो हमारी जो रूढ़िवादी हम कह सकते हैं जो चली आ रही है परंपरा, वो किस तरीके की है। वो ये है कि जो हमारी जो एरिया हमारे समाज की जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनको क्या देखा जाता है, उनको पुरुष से यानी कि जो मेल होते हैं उनसे कमतर देखा जाता है, उनको उनसे छोटा समझा जाता है, उनको उनसे नीचे देखा जाता है कि बहुत छोटी हैं पुरुषों के आगे। ये पुरुष जो है उनके आगे बहुत ज़्यादा आगे हैं और ये कुछ नहीं कर सकते जितना पुरुष कर सकते हैं। और और उन पर ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं जो पुरुषों पर होती हैं, उन पर इनको इक्वल नहीं समझा जाता, यानी कि गलत बात है। और अब तो ये थोड़ा कम भी हुआ है, जैसे कि समान वेतन ना मिलना। अगर पुरुष कोई काम करे तो उनको वो ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा और वही काम अगर महिलाएं करें तो उनको वो उसके पैसे जो है वो इक्वल नहीं मिलेंगे उसके जितने पुरुष को मिलेंगे उसी काम के। तो ये भी एक डिफरेंस हो जाता है कि महिलाओं को देख के कम पैसे कर देता है। और एक बात आ जाती है, महिलाओं को घर चलाने वाली गृहिणी समझा जाता है। यही समझा जाता है कि ये चार दीवारी के अंदर खाना वाना बना सकती हैं और ये और कुछ नहीं कर सकती हैं। और महिलाओं को क्या समझा जाता है कि ये सिर्फ गृहिणी है, यानी कि घर चला सकती हैं और इनसे कुछ होगा ही नहीं। ऐसी सोच है हमारे समाज की। पहले की अपेक्षा महिलाएं का आत्मनिर्भर हुई हैं, यानी कि अगर हम बात करें पहले के ज़माने की बात करें या थोड़ा पीछे जाके बात करें पास्ट की, तो क्या होगा आप बहुत ज़्यादा देखेंगे पास्ट में तो कुछ ज़्यादा ही महिलाओं के साथ ऐसे अन्याय होते थे। लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले अब तो बहुत ज़्यादा ऐसा बदल गया है, चेंजेस आए हैं, डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है हमारे समाज में। पहले की अपेक्षा जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर भी हुई हैं, अपने ऊपर डिपेंड रहती हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं रहती। वो अपना घर चला सकती हैं, वो काम वाम भी करने लगी हैं, जॉब भी करने लगी हैं काफ़ी लेडीज़। और साथ ही साथ परिवार की स्थिति सुधार के लिए भी योगदान दे रही हैं, यानी कि अपनी फैमिली का जो हम कह सकते हैं अपनी फैमिली का खर्चा भी चलाती हैं, अपनी फैमिली के सुधार के लिए भी वो काम करती हैं, जॉब करती हैं या कोई भी ऐसा वर्क करती हैं कि वो सपोर्ट कर रही हैं अपनी फैमिली के खर्चे के लिए। ठीक है, आज लगभग हर कामकाजी महिला से ये अपेक्षा की जाती है, अगर मान लीजिए जैसे आज बदलाव तो आ गया है, जैसे आज के ज़माने में महिलाएं काम करने लगी हैं, जॉब करने लगी हैं, बट आज भी ये है चीज़ कि अगर पुरुष काम करेंगे तो वो कुछ भी नहीं, अगर वो काम कर लिया तो ठीक है, वो घर पे आ गए तो उनको घर का कोई काम नहीं है। लेकिन समाज हमारी सोसाइटी ये कहती है कि अगर कोई भी महिला है वो घर का मतलब अगर वो बाहर काम करने जा रही है तो उसको घर का भी काम काज संभालना पड़ेगा, यानी कि अगर वो बाहर का करती है तो उसको दो काम करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता जैसे पुरुषों की तरह पुरुषों को सिर्फ बाहर का काम करना पड़ता है, घर का नहीं। तो आज लगभग हर कामकाजी महिला, अगर हम ज़्यादातर मैक्सिमम फीमेल की बात करें जो जॉब करती हैं, तो उनमें से हम ऐसे कह सकते हैं 50% से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो बाहर का काम भी करती हैं और घर की देखभाल भी करती हैं। यानी कि कामकाजी जो महिला होती है ना, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि तुम काम तो कर रहे हो बट तुम काम के साथ साथ अपना घर का भी ध्यान रखो और वो बाहर के काम के साथ साथ घर की भी देखभाल कर सकें। तो ये अपेक्षा की जाती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये मैंने जो भी आपको अभी पहले बताया जेंडर और लिंग में क्या क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, और फिर स्त्रियों की थोड़ी सी स्थिति के बारे में बताया। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समाज में बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए कुछ प्रमुख सरकारी प्रयास। यानी कि इसका मतलब क्या, हमारी सोसाइटी में जो लड़कियां हैं, बालिका हैं, हम कह सकते हैं जो पढ़ने वाली बालिकाएं जो अपना स्टडी करती हैं या वो स्कूल में पढ़ रही हैं, ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में क्या हुआ है, जो लड़कियां अपनी पढ़ाई कर रही हैं, उनकी स्थिति या फिर जो पढ़ाई भी नहीं कर रही हैं, उनकी स्थिति सुधारने के लिए, ठीक है, जैसे गाँव में जो गाँव की जो वो होती हैं लड़कियाँ, वो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, तो उसके लिए कुछ हमारी सोसाइटी ने, हमारी जो सरकारी प्रयास हुए हैं, यानी कि सरकार ने हमारी क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस किया है ताकि उनकी स्थिति सुधर पाए, वो भी थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर पाए और वो भी थोड़ा एजुकेट हो पाए। तो इसके लिए कुछ चीज़ें, नियम लागू कराए हैं, उसी के बारे में समझ लेते हैं कि हमारे समाज में बालिकाओं यानी कि लड़कियों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ प्रमुख सरकारी प्रयास हुए हैं। सरकार ने कुछ अपने प्रयास दिए हैं, जैसे कि दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है हमें चैप्टर में। फर्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यानी कि बालिका विद्यालय खोला गया है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। सेकेंड है हमारा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इस योजना के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। पहले तो फर्स्ट को जान लेते हैं, फिर सेकेंड के भी बारे में आगे जानेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो ये जो स्कीम है, ये हम कह सकते हैं, ये जो सरकार ने जो ये प्रयास किया अपना, सरकार ने जो लागू किया है,
तो ये किसके लिए किया है? बालिकाओं की, यानी कि लड़कियों की स्थिति सुधारने के लिए अपने सोसाइटी में। जैसे कि बहुत गांव में जो लड़कियां रहती हैं वो एजुकेट नहीं हो पाती हैं या उनकी स्थिति खराब है बहुत ज़्यादा, तो उनको थोड़ा सा उनकी स्थिति अच्छी करने के लिए स्कीम चलाई गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एक विद्यालय बनवाया गया है थोड़े ऐसे एरिया में जो गाँव के एरियाज़ हैं, जिसका नाम क्या रखा गया है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है, ये सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षित करने की भारत सरकार की एक योजना है। यानी कि जो इंडिया, हमारी इंडियन की गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट, उसने क्या किया है, ये एक विद्यालय खोला है। कहाँ पर खोला है? ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि जो गाँव के इलाके हैं ना, वहाँ पर खोला है। ये बहुत अच्छा विद्यालय है और ये खोला गया है लड़कियों को शिक्षित करने के लिए, यानी कि जो बालिकाएं हैं उनको एजुकेट करने के लिए भारत सरकार ने खोला है और ये एक योजना बनाई है। ये योजना भारत सरकार के कानून राइट टू एजुकेशन को लागू करने में भी सहायक है। यानी कि जो भारत सरकार का, इंडिया का जो हमारा एक कानून है, एक राइट है जिसमें है राइट टू एजुकेशन, यानी कि हर किसी को पढ़ाई लिखाई करने का, एजुकेट होने का हक है। तो उसको भी ये सहायक देती है, मतलब सहायक है उसके लिए भी, क्योंकि ये उस राइट को भी, उस कानून को भी फॉलो कर रही है। ये वाली इनकी योजना किसकी? भारत सरकार की योजना। KGBB, यानी कि KGBV भी कहते हैं इसको। KGBV का भी इसकी शॉर्ट फॉर्म हुई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो K से कस्तूरबा, G से गांधी, B से बालिका और V से विद्यालय। तो हिंदी में तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोल देते हैं। ये KGBV प्रत्येक जिले के पिछड़े हुए खंडों में खोले जा रहे हैं। यानी कि ये जो विद्यालय हैं, ये कहाँ खोले जा रहे हैं? हर जिले के, यानी कि हर जिले के जो भी गाँव के एरियाज़ है ना, तो वहाँ पर ये खोले जा रहे हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं। ठीक है, पिछड़े हुए का मतलब ये होता है जो थोड़े ज़्यादा ही ग्रामीण हैं, उसमें बिल्कुल ऐसे कोई स्कीम नहीं है, कोई उसमें विद्यालय नहीं है, या कुछ बहुत ज़्यादा स्थिति उस गांव की ख़राब है, तो वहाँ पर ये खोले गए हैं, खोले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें ये समझना था। आपके NCERT बुक में लिख दिया है ये टॉपिक, इसलिए हमें ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं। मैं जो भी नोट्स लेती हूँ NCERT से लेती हूँ, तो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ही रहेंगे ये, क्योंकि प्योर NCERT ही पूछी जाती है आपके एग्जाम में। अब जो सेकंड है वो है हमारा, सेकंड स्कीम कौन सी थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो ये एक योजना, सेकेंड योजना थी भारत सरकार की। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं इसमें क्या था। इसके बारे में काफ़ी लोग परिचित भी होंगे, काफ़ी बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा। हमारे देश में हमेशा से ही महिलाओं के अधिकार को दबाया गया है। क्या हुआ है, क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट में, कि जो हमारा देश है, भारत है, उसमें क्या हुआ है, काफ़ी टाइम से ही महिलाओं के, यानी कि हमेशा से ही क्या हुआ है, यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों को दबाया गया है। महिलाओं के अधिकार उनको नहीं मिल पाए हैं, लेडीज़ को। और गांव के क्षेत्र में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को महत्व दिया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें ग्रामीण इलाकों के, गांव के क्षेत्र की, गांव में क्या होता है, लड़कियों से ज़्यादा क्या होता है, लड़कों को महत्व दिया जाता है, लड़कों को ज़्यादा समझा जाता है और लड़कियों को उनकी अपेक्षा कमतर देखा जाता है। उनका मानना है कि लड़के परिवार को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि गाँव के जो एरियाज़ होते हैं ना, तो वहाँ पर गाँव के लोगों का ये मानना होता है कि जो लड़के होते हैं वो परिवार को आगे बढ़ाएंगे, मतलब जब लड़के बड़े हो जाएंगे पढ़ लिख के, तो वो परिवार संभाल पाएंगे। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो परिवार के लिए बोझ बनेंगी। उनका ये मानना होता है, जो गांव के लोग होते हैं ना, तो वो यही मानते हैं कि लड़के जो हैं वो तो आगे चलाएंगे हमारे घर को, तो वो तो काफ़ी अच्छा है। अगर लड़का पैदा हो गया तो काफ़ी अच्छा है, वो हमारे घर को आगे बढ़ा पाएगा। अगर लड़की पैदा हो गई तो वो तो हमारे लिए बोझ ही बनेगी, क्योंकि हमें उसको दहेज वगैरह देना पड़ेगा। तो इसलिए लड़कियों को कमतर देखा जाता है और काफ़ी ज़्यादा बुरा समझा जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता था, अब तो थोड़ा बहुत इसमें सुधार भी आया है। इस वजह से आज भी कई परिवार वाले लड़की के जन्म के समय ही उनकी हत्या कर देते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, मतलब मैं कह रही हूँ ये बात भी आपको कि अब तो काफ़ी कम हो गया, लेकिन फिर भी अब भी देखा ऐसा जाता है। अगर हम कुछ ज़्यादा पिछड़े हुए ग्रामीण इलाकों में जाएँ तो इस वजह से आज भी क्या हुआ है, कई परिवार वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनकी लड़की हो गई और लड़की का जन्म हो गया उनके घर में, तो वो उनके जन्म के समय ही उनकी हत्या कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं लड़की ये पैदा हुई है, लड़की तो हमारे लिए बोझ का कारण बनेगी और इसको हम पर बोझ बन जाएगा। अगर ये बड़ी हो गई तो हमें बहुत सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे इसके लिए, तो उसकी जन्म पर ही हत्या कर दी जाती है। या उनकी छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है, छोटी उम्र में ही बाल विवाह कर दिया जाता है। और अब तो इसको अपराध भी समझा जाता है। बाल विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अपराध हो गया ये अब। तो ऐसा कुछ होता था पहले टाइम में, तो काफ़ी ज़्यादा होता था इस तरीके की चीज़ें।
और इस तरीके के अपराधों को रोकने के लिए देश की केंद्रीय सरकार ने यानी कि इस तरीके के जो भी अपराध होते थे लड़कियों पर, बेटियों पर, उन सबको रोकने के लिए, ठीक है, उन सबको सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार, उन्होंने क्या किया है, एक योजना की शुरुआत की है। अब एक योजना की शुरुआत किया, वो कौन सी योजना है, जिसके तहत गरीब परिवारों को जो इस योजना में क्या है, इस योजना में ये है कि जो गरीब परिवारों की जो बेटियां होंगी उनको बचाकर उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि उनको एजुकेट किया जाता है फ्री में। उनको ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा उनको एजुकेट करने के लिए बोला जाता है और उनको काफ़ी अच्छे एडमिशन्स दिलवाए जाते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई का सामान दिलवाया जाता है और स्कूल्स वगैरह खोले जाते हैं। तो इस तरीके की कुछ स्कीम है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है। अब बात करते हैं ये जो योजना है KGBV योजना, इसको एक नज़र में देख लेते हैं। ये जो KGBV जिसका मतलब होता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो योजना स्टार्ट करी थी, इस योजना की क्या क्या डिटेल्स हैं, इस स्कीम की क्या क्या डिटेल्स हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट करी और क्यों, क्या लक्ष्य था स्टार्ट करने का, तो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले योजना का नाम क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। लॉन्च हुई थी ये 22 जनवरी 2015 में। घोषणा करी थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, इसकी घोषणा हुई थी। लक्ष्य था इसको, मतलब टारगेट यही था इस योजना को स्टार्ट करने का कि लड़के और लड़कियों के लिंग अनुपात को संतुलित रखना, यानी कि जो हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में फर्क देखा जाता है, अंतर महसूस किया जाता है, उसको खत्म करना इसका लक्ष्य था कि दोनों को, लड़के और लड़कियों को बराबरी का हक दिया जाए। और लड़कों को, जैसे समाज हमारी सोसाइटी मानती है कि लड़के जो हैं वो ज़्यादा अच्छा देखा जाता है लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा, और लड़कियों को कमतर देखा जाता है और उनको लड़कियों को दबाया जाता है। तो इसी वजह से ये जो योजना ये स्टार्ट करी थी ताकि लड़के जितना एजुकेट हो सकते हैं उतना ही लड़कियों को भी हक है एजुकेट होने का, पढ़ाई लिखाई करने का। तो ये इसका टारगेट था। सोशल मीडिया पर जो हैशटैग का प्रमोशन था तो वो था सेल्फी विद डॉक्टर, इसके थ्रू पता चल जाता था कि यहाँ ये योजना हो रही है। और ब्रांड एम्बेसडर इसकी थी माधुरी दीक्षित ने की थी ब्रांड एम्बेसडर। 7th है योजना की जो देख रेख है, यानी कि जो स्कीम की सुपरविजन है वो 3 मंत्रालयों ने की थी। यानी कि ये जो योजना स्टार्ट की तो इसकी देख रेख किसने की, इसकी देख रेख की 3 मंत्रालयों ने। अब ये 3 मंत्रालय कौन कौन से, एक पहले मंत्रालय का नाम है महिला एवं बाल विकास, पहला मंत्रालय इसने करी थी देख रेख। सेकेंड जो दूसरा मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इसने भी करी थी देखरेख। और जो तीसरा मंत्रालय का नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये जो मैंने 3 मंत्रालयों के नाम बताए आपको, इन तीनों मंत्रालयों ने इसकी देखरेख करी थी इस योजना की। 8th है बजट का जो आवंटन है, यानी कि जो बजट एलोकेशन है वो था 100 करोड़ रुपये, ये बजट का आवंटन था। 9th है योजना के लिए जो रणनीति थी, यानी कि स्कीम की जो स्ट्रैटेजीज थी वो थी सामाजिक आंदोलन एवं संचार अभियान, ये इसकी रणनीति थी योजना की, स्कीम की। और जो लाभार्थी थी, यानी कि जो बेनिफिट्स जो इसका प्राप्त कर सकती थी वो थी केवल छोटी बच्चियां, यानी कि जो ग्रामीण इलाकों में जिनको पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिल पाता, जो लड़कियां ऐसी हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए इलाकों में रहती हैं और वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती, तो उनके लिए सिर्फ केवल छोटी बच्चियों के लिए ये स्टार्ट करी थी योजना, तो वही इसका लाभ उठा सकती थी। तो इसमें यही लिखा है कि लाभार्थी जो थी वो केवल छोटी बच्चियां थी। तो आई होप आपको समझ आई हो स्कीम की डिटेल्स। अब हम थोड़े से योजना की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो इस योजना की विशेषताएं, यानी कि जो स्कीम के फीचर्स हैं उसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उसको समझ लेते हैं। तो क्या क्या विशेषता हैं, क्या क्या फीचर हैं इस योजना के। तो सबसे पहला तो यही है कि बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो ग्रामीण इलाकों में लोग ये मानते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए और बेटियाँ जो होती हैं लड़कियाँ वो सुरक्षित भी नहीं है, इसलिए उनको पढ़ाना नहीं चाहिए, वो ये मानते हैं। तो इसका मेन जो टारगेट था, लक्ष्य यही था कि बेटियों की सुरक्षा भी हो पूरी तरीके से, और जो बेटियां हैं वो शिक्षित भी हो सके, अच्छे से वो एजुकेट भी हो सके, उनको भी अवसर मिल सके शिक्षा ग्रहण करने का। सेकेंड है पैसों की निकासी, पैसे की निकासी भी हो सके। थर्ड है स्कूलों की फीस नहीं देनी होगी, यानी कि जो पैसे तो मिलेंगे उनको, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू इसे बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, बट उनको फीस नहीं देनी होती, पैसे मिलते हैं। तो इसी तरीके से पैसे की निकासी होगी। और थर्ड में स्कूल की फीस भी नहीं देनी होगी। फोर्थ है बेहतर ब्याज दर होगा, यानी कि टैक्स की जो सुविधा होगी वो बेहतर होगी।
इस योजना में जो खोले जाने वाले जो बचत खाते हैं उसमें क्या होगा, अधिक ब्याज दर दी जाती है, जबकि किसी भी अन्य बचत योजना में दी जाने वाली जो ब्याज दर होती है उससे वो अधिक होगी। तो एक ये हो गया, बेहतर ब्याज दर है, काफ़ी अच्छी है। और फिफ्थ है सुकन्या समृद्धि खाता, यानी कि जो लड़की होती है उसका खाता भी खुलवाया जाता है। और सिक्स्थ है योजना की देखरेख, इस योजना की अच्छी तरीके से देखरेख भी होती है। इस योजना की जो शुरुआत है ये केंद्र सरकार ने की थी, तो उनके द्वारा ही इसकी योजना की देखरेख भी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 मंत्रालय द्वारा इसकी देखरेख होती है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये सब लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा कार्य के प्रति मनोवृत्तियां और दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कार्य के प्रति जो मनोवृत्तियां होती है या मनोवृत्ति है उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं। तो मनोवृत्ति का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है सोच या फिर धारणा, यानी कि जो हमारे माइंड की थिंकिंग होती है ना, मनोवृत्ति बेसिकली कहते हैं थिंकिंग को। हम क्या थॉट्स रखते हैं अपने माइंड में, क्या हम धारणा रखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, या फिर क्या सोच है, ठीक है, किसी भी चीज़ की हम क्या सोच रखते हैं, तो सोच को कहते हैं मनोवृत्ति। अब नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति का अपनी नौकरी से संतुष्ट या असंतुष्ट उसकी मनोवृत्ति यानी सोच पर निर्भर करती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है तो उसको अपनी नौकरी से संतुष्टि मिलती है या असंतुष्ट होता है वो अपनी नौकरी से। यानी कि कोई व्यक्ति है, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे कोई व्यक्ति है वो जॉब करने कहीं जा रहा है ऑफिस में, तो वो जहाँ ऑफिस में जा रहा है उसको वहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ पर जाना, तो यानी कि उसको संतुष्टि मिल रही है, उसको उसका काम पसंद है, वो बहुत अच्छी तरीके से अपना काम करता है और उसको कोई लेना देना नहीं है कि कोई और दूसरा बंदा क्या काम कर रहा है, उसको बस अपने से मतलब है, उसको जो उसका काम है वो बहुत अच्छे से अच्छा लगता है और वो अच्छी तरीके से उसको करता है। तो इसका मतलब है कि उसकी सोच अच्छी है, वो अपनी सोच में ये रखता है कि हाँ मेरा जो काम है वही अच्छा है और मुझे किसी का कंपेयर नहीं करना, अपने से बड़े का कंपेयर नहीं करना, तो वो संतुष्ट है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जॉब करता है, ऑफिस जाता है, बट वो अपने से ऊंचे व्यक्ति को देखता है कि यार मैं तो इतना कम कमाता हूँ, ये भी इतना ही एजुकेटेड जितना मैं हूँ और वो ज़्यादा कमाता है, तो वो बस इसी सोच में रहेगा, तो वो अपनी नौकरी से असंतुष्ट रहेगा। इसलिए हमें अपनी सोच को अच्छा करना चाहिए और अपने से कभी भी ऊंची पोस्ट वाले को नहीं देखना चाहिए, हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए, जब भी हम संतुष्ट रह पाएंगे। तो यही है कि हमारी सोच पर ही निर्भर करता है हमारी मनोवृत्ति कहते हैं सोच को, तो हमारी सोच पर ही निर्भर करता है कि हम कोई भी व्यक्ति अपनी नौकरी से वो संतुष्ट है या फिर असंतुष्ट है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ये रखता है कि मेरी जो मैं नौकरी करता हूँ वो बिल्कुल बेकार है, मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है, उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, वो बस एक बोझ की तरह अपनी नौकरी को ले रहा है, तो वो हमेशा असंतुष्ट ही फील करेगा, उसको डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। लेकिन अगर वो ये मानता है कि हाँ मुझसे नीचे जो है, मुझसे नीचे वाली पोस्ट पर वो भी तो है, वो भी कितना कम कमा रहे, मैं तो फिर भी उनसे बेहतर हूँ, तो वो हमेशा संतुष्ट रहेगा, उसको अच्छी फीलिंग्स आएंगी और वो कभी भी अपने आप को पर बुरा महसूस नहीं कर पाएगा, उसको अच्छी फील्स आएंगी अपने कार्य पर, अपने नौकरी पर। तो यही है कि मनोवृत्ति यानी कि हमारी सोच पर ही निर्भर करता है कि कोई भी व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन में। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में वही बात आ गई, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई व्यक्ति है वो अपने वेतन या अपने सैलरी का, अपनी पोस्ट का, जिसको हम कहते हैं पद, या वो अपने मिलने वाली सुविधाएं, जितनी उसको सुविधाएं मिल रही हैं उस नौकरी में, उसकी तुलना, उसको कंपेयर करे वो अपने से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से, यानी कि जो उसके ऊंची पहुंच पर जो व्यक्ति है, उससे जो बड़ा व्यक्ति है, तो उससे वो अगर अपने आप को कंपेयर करे तो उसमें हमेशा असंतोष की भावना पैदा होने की अधिक संभावना होती है। यानी कि अगर वो अपने से ऊंचे वाले को देखेगा तो उसको क्या होगी, हमेशा अपने ऊपर डिसअपॉइंटमेंट फील करेगा, वो उसको हमेशा जो सेटिस्फेक्शन होती है अपनी नौकरी के थ्रू वो बिल्कुल भी नहीं होगी, वो अपनी नौकरी से सेटिस्फाई नहीं होगा, हमेशा वो डिसअपॉइंट होगा और डिससेटिस्फाई होगा वो। और जबकि अगर हम बात करें दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति अपने से एक पद नीचे, यानी कि जितनी हम जितना कमाते हैं, हम उसकी तुलना, उसको कंपेयर करें किसी अपने से नीचे पद पर व्यक्ति जो हो, हमसे जो नीचे कमाता हो, हमसे जो नीचे वाली पहुंच का व्यक्ति, उससे अगर हम अपने आप को कंपेयर करेंगे तो उस व्यक्ति से तुलना करने से उस व्यक्ति में संतोष और प्रसन्नता की भावना अधिक होगी, यानी कि वो अच्छा फील कर पाएगा अगर वो किसी अपने से नीचे व्यक्ति को देखता है, क्योंकि वो यही
सोचेगा कि वो तो कितना ज़्यादा कम कमाते हैं, मैं थोड़ा फिर भी उससे सही कमा लेता हूँ, तो उसमें हमेशा सेटिस्फेक्शन होगा, उसमें हमेशा सेटिस्फाई होगा वो अपनी नौकरी से। तो यही है, यही बोला जा रहा है इसमें। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में है, इसी के नीचे वाला पैराग्राफ मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दिया है। तो यहाँ पर रखा है कि अधिकतर लोग अपने दिन का अधिकतर भाग काम में व्यतीत करते हैं, यानी कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो अपना जो पूरा दिन है वो कहाँ पर गुजारते हैं, अपने ऑफिस में या फिर कार्यस्थल पर जहाँ पर वो काम करते हैं। तो ज़्यादातर जो दिन का भाग होता है ना वो वहीं गुजार देते हैं और उनका समय ज़्यादातर कार्यस्थल पर ही चले जाता है। तो अगर वो अपने काम करते समय संतुलित भोजन यानी कि जो बैलेंस डाइट है वो ग्रहण करें, पूरी तरीके से अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड लें और पूरी नींद लें, जितनी नींद उनको चाहिए उतनी नींद लें, रात में जल्दी सोएं ताकि उनको जितने बजे भी अपने कार्यस्थल पर ऑफिस में जाना है तो वो उनकी पूरी नींद हो सके, जिससे उनको थकान ना महसूस हो। और वो नियमित अवकाश भी लेते रहें। अवकाश किसे कहते हैं? छुट्टी को, यानी कि वो जितनी छुट्टी की उनको ज़रूरत है, एक दिन की या जितने भी दिन की उनको मिलती है, वो नियमित तौर पर छुट्टी भी हमेशा लेते रहें। तो अक्सर काम से संतुष्ट रहते हैं। तो यहाँ पर अक्सर लिखा है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये बस कर हो गया है गलती से। तो यहाँ पर यही बता रखा है कि अगर जो ज़्यादातर व्यक्ति होते हैं वो कार्यस्थल पर ही अपना समय गुजार देते हैं, तो उनको क्या चाहिए, अपने काम से अच्छा वो फील कर पाएँ, अच्छा सेटिस्फाई हो, उनको सेटिस्फेक्शन हो अपने काम से। तो उनको एक तो सबसे पहली बात, उनको हेल्दी फूड यानी कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, उनको अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए जिससे वो हेल्थी फिट रह सके, ताकि उनमें एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आ सके काम करने के लिए। और वो पूरी तरीके से नींद लें जितनी उनको आवश्यकता है नींद की, और वो छुट्टी भी लेते रहें जितनी उनको छुट्टी की ज़रूरत है। तो अगर वो ये सब चीज़ें करते हैं तो वो संतुष्ट रहेंगे, हमेशा सेटिस्फाई रहेंगे अपने वर्क से, अपने काम से। वहीं अगर दूसरी और बात करें एक ऐसे व्यक्ति की, कोई व्यक्ति काम के दौरान ये सोचे कि उसे किसी भी प्रकार या कैसे भी काम करना ही है और इसलिए बाकी सब कुछ भूल जाए, तो ऐसे भी अक्सर अपने काम से संतुष्ट, यानी कि अब ये बात करी जा रही है कि दूसरी और एक व्यक्ति है कि बस वो काम में ही लगा जा रहा है। अगर वो एक काम कर रहा है तो बस वो खाना पीना सब भूल रहा है, अपनी छुट्टियां भूल रहे हैं, अपना उसको कितना काम करना है, बस वो लगातार काम ही करते जा रहा है। वो ये सोच रहे हैं बस मैं अब स्टार्ट कर दिया ना, अब मैं ख़त्म करके छोड़ूं और मैं अपना सारा काम पहले फिनिश कर लूं, और चाहे तो मैं पूरा दिन लगा दूं इसमें, मैं पूरे दिन कुछ भी ना खाऊं, मैं कोई हेल्दी फूड ना लूँ, ना मैं सोऊं, पहले मैं सारा काम ख़त्म करके फिर करूँ जो करना है। तो ऐसे में जो है ये सही नहीं रहता और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमेशा असंतुष्टि ही फील होगी, डिसअपॉइंटमेंट महसूस होगी उसको। तो यही बोला जा रहा है कि हमेशा हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए काम के दौरान, और पूरी नींद लेनी चाहिए, और नियमित अवकाश छुट्टियां भी लेती रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आजीविका के लिए जीवन कौशल, यानी कि लाइफ स्किल्स फॉर लिवलीहुड, यानी कि आजीविका किसे कहते हैं? हम जिंदगी गुजारने को कहते हैं आजीविका। तो उसके लिए क्या क्या जीवन कौशलों की ज़रूरत है उसके बारे में समझते हैं। जीवन कौशल, सबसे पहले जानते हैं जीवन कौशल क्या होता है। तो जीवन कौशल वह क्षमताएं हैं जिन्हें व्यक्ति अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए विकसित करता है, तथा जो व्यक्ति को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से निपटने के योग्य बनाते हैं। यानी कि जीवन कौशल जो है वो क्षमताएं होती हैं जिन्हें व्यक्ति क्या करता है, जिनसे व्यक्ति अनुकूल हो और वो सकारात्मक व्यवहार के लिए विकसित करती है। यानी कि अगर हम जीवन कौशलों के मुकाबले अपनी जिंदगी व्यतीत करें, आजीविका में जो जो जीवन कौशल हमें ज़रूरत है उनको हम यूज़ करें, उन जीवन कौशलों को। तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या जीवन हो सकते हैं, जीवन कौशल कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर हम उनको यूज़ करें तो हम क्या होंगे, हमारे में एकदम पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, यानी कि सकारात्मक व्यवहार होगा हमारा, और हम बिल्कुल अच्छा फील कर पाएंगे, हमें सेटिस्फेक्शन होगी और बहुत अच्छा लगेगा, हमें एकदम अजीब सा नहीं लगेगा, बिल्कुल थकान महसूस नहीं होगी, और एकदम सकारात्मक व्यवहार हमारा विकसित होता रहेगा। तथा जो व्यक्ति को जीवन की दैनिक आवश्यकता, अगर हम जीवन कौशलों का यूज़ करें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ स्टाइल में, तो हम क्या होंगे, एक तो हमारे में पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, और दूसरी बात यह है कि हमें क्या होगी, अपनी जो भी हमें दिन के काम करने, पूरे दिन में जितने भी काम करने हैं उसको हम अच्छे तरीके से निपटा सकते हैं, उसको हम अच्छे तरीके से अच्छा फील करके सेटिस्फाई होकर उस काम से उसको ख़त्म भी कर सकते हैं काम, और उसको ख़त्म करने के बाद हमें थकान भी फील नहीं होगी। तो ये कुछ जीवन कौशल होते हैं जिनसे हम इतनी अच्छी तरीके की थिंकिंग भी रख सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रख सकते हैं, और अपने काम को अच्छी तरीके से निपटा सकते हैं, जो भी हमारे जीवन के दैनिक आवश्यकता को पूरा करते हैं कोई भी कार्य।
तो उनको भी हम अच्छी तरीके से निपटाने के योग्य होंगे, उसके काबिल होंगे। तो वो क्या क्या जीवन कौशल हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए ये 10 कौशल निम्नलिखित हैं। नीचे 10 कौशल लिखे हुए हैं जो कि विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए हैं। अगर हमें ये किसी भी व्यक्ति में 10 कौशल होंगे तो वो अपना जो जिंदगी के यानी कि जो भी दैनिक उसके जीवन के कार्य हैं वो आराम से कर सकते हैं, उसको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसमें क्या होगा, पॉजिटिव थिंकिंग लगी सकती है। तो 10 कौशलों के बारे में सबसे पहला है जागरूकता, यानी कि जिसको इंग्लिश में मतलब हमारे सोसाइटी में जो भी चीज चल रही है उसके लिए हमें एकदम जागरूक हो सके, हमें भी पता हो कि हमारे समाज में क्या है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि तो हम एकदम ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, हम नहीं होने चाहिए कि हमें एकदम जागरूक है और हर चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि समाज में क्या चीज चल रही है, हमारे काम की क्या क्या चीजें हैं, हमें चीजें जान लेना चाहिए। सेकंड है संप्रेषण सहयोग निर्णय, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि हम सीधे समझ में आए और उसको हमसे बात करने लगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमें डेवलप होनी चाहिए। यानी कि डिसीजन मेकिंग, अपना डिसाइड कर सके, हम अपना डिसीजन खुद ले सकें, ठीक है, हम अपना अच्छा और बुरा खुद जान सकें, और क्या चीज हमारे लिए बुरी है और उसको हम अच्छा हमें अच्छा लगे। पॉजिटिव वे को ही चूज करना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि जिसको हम कहते हैं सृजनात्मक चिंतन। ये जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं काफी ज्यादा शुद्ध हिंदी के होते हैं, इसलिए मैंने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख रखे हैं। तो सृजनात्मक चिंतन का मतलब होता है क्रिएटिव थिंकिंग। हमारी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए और लोगों से अलग, यानी कि ऐसी होनी चाहिए इस प्रकार की थिंकिंग, उस कार्य को करने का नए उसको जैसे कोई हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको करने के लिए हमें नए आइडियाज होने चाहिए और ऐसे आइडियाज जो यूनिक हो, थोड़े से हटके हो, ताकि हमारा यूनिक लगे कोई भी काम। इस तरीके की क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए ताकि हमारा काम बहुत ज्यादा अच्छा लगे औरों के मुकाबले में। तो क्रिएटिव थिंकिंग हो गई। और नेक्स्ट है मनोभावों से मुकाबला, यानी कॉपिंग विद इमोशंस। कॉपिंग कहते हैं मुकाबला करने को, और इमोशंस मतलब होता है, इमोशन तो आप जानते ही हैं, हम दुखी हैं, हम सुख हैं, या हम सैड हो रहे हैं, या हम हैप्पी हैं, तो ये होते हैं इमोशंस। अब हम अपने इमोशन से लड़ सकें, हम उनसे मुकाबला कर सकें। अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही सैड रहे, उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी एबिलिटी उस व्यक्ति में होनी चाहिए कि वो अपने जो सैड उसमें हो, यानी कि जो जितना वो सैड हो रहा है ना, वो उतना हैप्पी भी हो सके, वो उसको भूल सके उस बात को जिस बात से वो सैड हो रहा है, ठीक है। तो वो अपने इमोशन से लड़ने की भी, इमोशन से मुकाबला करने की भी क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट तनाव से मुकाबला, यानी कि बिल्कुल एज इट इज इमोशंस की तरह है, हमें कॉपिंग करना चाहिए अपने स्ट्रेस से, अपने जो भी हमें तनाव आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, उससे हमें मुकाबला करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, हर स्ट्रेस का, हर तनाव का। नेक्स्ट समस्या सुलझाना, हमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम अगर हमारे कार्य में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो हम उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकाल सके, अच्छे से अच्छा उसको सॉल्व कर सके प्रॉब्लम को किसी भी। नेक्स्ट आलोचनात्मक चिंतन, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। हमें क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से अपना कार्य कर सके। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट हमदर्दी, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं, और हमें हमदर्दी की भावना होनी चाहिए। हम एक दूसरे के साथ यूनिटी बनाए रखें, एक दूसरे के साथ एकता बनाए रखें, एक दूसरे के साथ हमदर्दी के साथ रहें। बहुत अच्छे, एकदम गुस्से वाले मिजाज नहीं होना चाहिए, हमदर्दी की भावना होनी चाहिए एक दूसरे के साथ जिसके साथ हम कार्य कर रहे हैं। और अगर हमें हमदर्दी होगी तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये 10 मैंने आपको बता दिए कौशल। अब आप बात करते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट जो है कार्यस्थल पर आवश्यक कौशल, यानी कि अगर ये तो हमने बात करी 10 कौशलों की कि जो कौशल हमारी जिंदगी गुजारने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम बात करें वर्क प्लेस, यानी कि अगर हम ऑफिस जाते हैं या हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें किस तरीके के वहाँ पर कौशल आने चाहिए, हमें किस तरीके के जो आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल हैं जो कार्यस्थल पर हम उनका यूज कर सकते हैं, जो हमें होने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ 4-5 पॉइंट्स है, इसको देखते हैं। एक तो ये है कार्यस्थल पर सबसे पहले वर्किंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता पूर्ण कार्य, यानी कि हम जो वहाँ पर काम करने जा रहे हैं तो हम जो काम करें वो एकदम प्रोडक्टिवली करें, हम बहुत अच्छी तरीके से वो काम को कंप्लीट कर पाए, उसमें कोई कमी ना रहे। प्रभावी ढंग से सीखना, यानी कि लर्निंग इफेक्टिवली। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से वहाँ पर सीख के आए, या आप कहीं भी कार्यस्थल पर जा रहे हैं तो आपको कोई कुछ बता रहा है तो आप अच्छे तरीके से वो चीज़ सीखें ताकि उसको करने में आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। स्पष्ट संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन क्लियरली। अब ये बात भी मैंने पिछले ही बताई थी आपको कि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि दूसरे बंदे को आपकी बात जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ सके। ऐसा ना हो कि आप बोल भी रहे हैं और उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा। इसलिए हमें हमारी जो कम्युनिकेशन है, यानी कि जो हमारी बोलचाल की भाषा है वो बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए।
और नेक्स्ट है मिलजुल कर काम करना, यानी कि अगर आपके साथ आपका ग्रुप बना हुआ है काम करने के लिए या 2-4 मेंबर हैं, जो भी हैं, जितने भी लोग हो जाते हैं कि जो मिलजुल कर कार्य करना होता है, तो हम मिलजुल के कार्य करने की भी हमें एबिलिटी होनी चाहिए कि हम 2-4 व्यक्तियों के साथ भी अपना कार्य कर सकें, उनमें लड़ाई ना हो हमें बिल्कुल एक दूसरे के साथ, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से उनसे बातचीत भी करें और काम भी हम मिलजुल कर कर लें। और नेक्स्ट है विवेचनात्मक और रचनात्मक सोच, यानी कि हमारी जो कार्यस्थल पर जो थिंकिंग होनी चाहिए वो इस तरीके की होनी चाहिए कि क्रिएटिवली एंड क्रिटिकली, यानी कि बहुत अच्छी सृजनात्मक, और हम ये कह सकते हैं कि हमें नई नई चीज़ों को कि हम उस काम को कम टाइम में कैसे अच्छे से कर सकते हैं, या उस काम को अच्छे से करने में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, बहुत अच्छी तरीके से उस काम की लिस्ट बनाना। तो इस तरीके की क्रिएटिव थिंकिंग रखना हमें आनी चाहिए अगर हम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एसेंशियल हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि हम वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो कि हमारा सुकार्यिकी, यानी कि जिसको हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि सुकार्यिकी क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एर्गोनॉमिक्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एर्गोनॉमिक्स जो है वो एक इस तरीके का विज्ञान है, एक इस तरीके की साइंस है जो व्यक्ति और उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण या जो उपकरण में मशीन भी आ सकती है और कार्य परिवेश के बीच का विज्ञान है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर ये लिखा है कि जो एर्गोनॉमिक्स है, एर्गोनॉमिक्स एक इस तरीके का विज्ञान है, इस तरीके की साइंस है जिसमें ये बात होती है, एक व्यक्ति होता है और व्यक्ति जो अपने ऑफिस में अपने कार्यस्थल में जिस चीज का यूज कर रहा है, जिस भी उपकरण का वो यूज कर रहा है अपने काम को खत्म करने में, जैसे कि मशीन का भी यूज करते हैं, कंप्यूटर का भी यूज करा जाता है कार्यस्थल में जब हम ऑफिस जाते हैं, ठीक है। और कई अन्य उपकरण होते हैं जिनका हम यूज करते हैं अपने ऑफिस में, अपने जहाँ भी हम कार्यस्थल में जाते हैं, तो हम जिन भी चीज का वहाँ पर यूज कर रहे हैं उसी चीज की ये विज्ञान है एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट में सुकार्यिकी का मतलब यही होता है, अर्थ ये होता है कि कार्य तथा कार्यस्थल का कुशल बनाना। कुशल बनाने का मतलब होता है कि अच्छा बनाना उसको, हम जहाँ पर कार्य कर रहे हैं उस काम को, और जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं ना वो कार्यस्थल, ठीक है, कार्यस्थल को और अपने काम को उन्हीं चीजों का यूज करके जो हमारे पास मौजूद है, उन्हीं चीजों का उन्हीं उपकरण का इस्तेमाल करके जो हमारे पास मौजूद है अपने काम को बहुत ज्यादा अच्छा बनाना, बेहतर बनाना। थर्ड पॉइंट में एर्गोनॉमिक्स 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एर्गोनॉमिक्स जो है ग्रीक भाषा जो होती है उसके 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द जो है वो है आर्गन, जिसका मतलब होता है काम, और सेकंड जो शब्द है वो है सेकंड वर्ड नॉमिक्स। नॉमिक्स का मतलब होता है प्राकृतिक नियम। तो ये एर्गोनॉमिक्स इस आर्गन और नॉमिक्स से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है काम, यानी कि कार्य कर रहे हैं वो भी प्राकृतिक नियमों के साथ कार्य किया जा रहा है, और उन चीजों का, उन उपकरण का यूज किया जा रहा है अपने कार्यस्थल पर जो हमारे पास मौजूद है, और उन्हीं चीजों का यूज करके हम अपने काम को और ज्यादा बेहतर और अच्छा बना रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारा ये लिखा है कि मनुष्य और मशीन को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। यानी कि पूरक माना जाता है का मतलब ये है कि मनुष्य और मशीन को सिमिलर माना जाता है। इनके अंतर्गत कार्यस्थल, जैसे कि एक एग्जांपल है कि कार्यस्थल तथा वहां उपयोग की जाने वाली मशीन और उपकरणों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है ताकि उन्हें प्रयोग करने वाले व्यक्ति को तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। देखो, कोई अगर जॉब करने जाता है तो वहां पर उसको क्या क्या उपकरण मिलते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है जॉब, तो उसको ऑफिस को क्या क्या एक रूम मिलता है सेपरेट, और उस रूम में उसको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। उसको एक चेयर मिलती है, टेबल होती है, टेबल के ऊपर कंप्यूटर रखा रहता है, वहाँ पर उसको अपना काम करना पड़ता है, जहाँ वो नौकरी कर रहा है वो सब उसको काम करना पड़ता है। तो वो चीज़ें जो भी उपकरण है वहाँ पर, यानी कि जो चेयर है, जो टेबल है, वो इस प्रकार से डिज़ाइन की जाती है ताकि जो व्यक्ति है वो उसको कोई समस्या का सामना ना हो पाए उस पर बैठ के। जैसे कि किसी व्यक्ति की हाइट कम होती है और किसी की ज़्यादा होती है। अगर किसी की हाइट कम है और चेयर ऐसी बना रखी है, काफ़ी ऊंची सी चेयर बना रखी है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बैठने में, और उसको पेन भी हो सकता है, उसके दर्द भी हो सकता है, कहीं भी हाथ पैर में दर्द हो सकता है, या उसको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंची चेयर होगी तो उसको प्रॉब्लम होगी बैठने में, सही से वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार से उसको कंप्यूटर देखने में भी प्रॉब्लम होगी। और अगर हम बात करें कोई व्यक्ति की हाइट है, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी है किसी व्यक्ति की, तो उसके लिए काफ़ी छोटी चेयर बना रखी है तो उसके पैरों में दर्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होता है कि देखते हैं और उसको देख के उसके अकॉर्डिंग चीजों को, वहाँ भी जो भी उपकरण है बैठने के बैठेगा, या जो भी वो जहाँ पर वो कार्यस्थल में काम करेगा वहाँ जो भी उपकरण है, मशीन है, उन सभी चीजों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है, इस प्रकार बनाया जाता है कि जो बैठने वाला व्यक्ति है या जो वहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति है उसको जो है बिल्कुल समस्या, किसी भी बीमारी या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जैसे कि एक उदाहरण लिखा हुआ है, एक व्यक्ति एक ऐसी कुर्सी पर बैठता है जो श्रम प्रभावी सुरक्षा के मानदंडों के अनुरूप नहीं
है, यानी कि एक व्यक्ति है और वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठता है जो उसके अकॉर्डिंग बनाई ही नहीं गई, जैसे उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है उस पर बैठने से, उसके लिए वो ऐसा लग रहा है वो बनी नहीं है उसके लिए, वो किसी और व्यक्ति के लिए बनी है, ठीक है। तो वो एक ऐसी उस कुर्सी पर बैठता है जो उसके अनुसार सही से बनी भी नहीं है, और उस पर बैठकर दफ्तर का सारा काम करता है, उस अपने ऑफिस का वो सारा काम उसी पर बैठ के करता है, पूरा दिन उस पर बैठ के ही काम करता रहता है, और वो उसके लिए बनी नहीं है कुर्सी, वो किसी और व्यक्ति के लिए बनी हुई है। कुछ दिनों बाद ऐसी कुर्सी पर बहुत ज़्यादा घंटों तक बैठने से व्यक्ति की पीठ में क्या होगा, दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई ऐसी कुर्सी पर बैठता है जो उसके लिए नहीं बनी हुई, उसके अनुसार वो नहीं बनी हुई, तो उसके क्या होगा, ज़्यादा देर तक अगर वो वहाँ पर घंटों बैठ कर काम करता है अपने कार्यस्थल पर कुर्सी पर बैठ के, तो उसके पीठ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो यही है इस एग्जाम्पल में, आई होप आपको समझ आया हो अच्छी तरीके से। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड में आता है सुकार्यकी के लाभ, यानी कि जो लाभ है एर्गोनॉमिक्स के, क्या क्या एडवांटेज है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है तो चोट और दुर्घटनाओं को कम करता है, यानी कि अगर सुकार्यकी यानी कि अच्छी तरीके से कुछ चीज़ बनी हुई होगी, या हम कहते हैं कुछ कोई भी उपकरण है वो इस तरीके से बना हुआ होगा जो व्यक्ति को एकदम कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, चोट का और दुर्घटनाओं का बहुत कम संभावना होगी, चोट कम लगेगी, दुर्घटना भी बहुत ज़्यादा कम होगी। उत्पादकता को भी बढ़ाता है, दक्षता को भी बढ़ाता है, और दोबारा कार्य करने की आवश्यकता को कम करता है, यानी कि कुछ गलती होगी नहीं उसमें, बहुत ज़्यादा कम संभावना हो जाती है गलती की, और गलती नहीं होगी तो दोबारा से काम नहीं करना पड़ेगा उसको वही वाला। खराब स्वास्थ्य के कारण होने वाली, यानी कि अगर उसकी वो एकदम ऐसे चेयर बनी हुई है या कोई भी चीज़ एक इस प्रकार से बनी हुई है जो व्यक्ति के जो सुकार्यकी है उसको दर्शा रही है, यानी कि ऐसे बनी हुई है जो व्यक्ति के लिए बिल्कुल ठीक है, उसको उस पर बैठ के कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसको आराम मिल रहा है उससे बैठ के, ठीक है, या उसको सामान को यूज़ करके किसी भी उपकरण का उसको सही लग रहा है, तो उसका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो अगर उसका स्वास्थ्य उसकी हेल्थ सही रहेगी तो उसको दोबारा से काम भी नहीं करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है अनुपस्थित को कम करते हैं, यानी कि अनुपस्थिति को कम करते हैं, यानी कि जो अनप्रेजेंट है या वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है उसको कम कर देता है। जैसे कि अगर उसको काफ़ी ज़्यादा वो एक ऐसी चेयर है उस पर बैठने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, समस्या हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा आएगा भी नहीं, दिन छुट्टी करने लगेगा, उसको अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या होगा, वो छुट्टी करने लगेगा। लेकिन अगर वो चेयर इस तरीके से या कोई भी चीज़ इस तरीके से बनी हुई है कि व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, तो वो रोज़ ही आएगा, जब उसकी हेल्थ सही होगी तो वो रोज़ आएगा। तो इसलिए है कि अनुपस्थिति को ये कम करता है। और लास्ट है कर्मचारी के मनोबल को बेहतर बनाता है, यानी कि जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उसके मनोबल को भी बेहतर बनाता है, ताकि वो अच्छे से सारा काम बिना किसी प्रॉब्लम के कर सके, ठीक है, बिना किसी परेशानी के वो सारा काम कर दे और उसको भी उससे अच्छा लगे, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इसके लाभ के बारे में भी। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बिल्कुल ही लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। एंड शायद ये वाला पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि चैप्टर ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये फर्स्ट चैप्टर जो होम साइंस का बहुत बड़ा है, इसलिए ये वीडियो दो पार्ट बनाए, दोनों पार्ट ही लंबे हो गए, बट अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है हर टॉपिक को। ये कोशिश करिए कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक बचा है हमारा उद्यमिता। क्या है लास्ट टॉपिक? उद्यमिता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो उद्यमिता क्या होता है? उद्यमिता का अर्थ होता है अपना नया व्यवसाय शुरू करना, यानी कि अपना काम दोबारा से नया शुरू करना, ठीक है। कोई चीज़ पहले से व्यवसाय हो रहा है, उसको और अच्छी तरीके से उसमें विकास करके, उसका डेवलपमेंट करके, उसको दोबारा से नया व्यवसाय शुरू करना, मतलब होता है उद्यमिता का। किसी भी डिज़ाइन को दोबारा से नया परिवर्तन करके बदलना, जैसे कि कोई भी डिज़ाइन बना हुआ है और वो डिज़ाइन और अच्छा करके दोबारा से बनाना, दोबारा से उसमें चेंजेस करना, और उसको जितना पहले अच्छा लग रहा था उससे कई ज़्यादा बाद में अच्छा लगना, जब उसको दोबारा से डिज़ाइन करके बदल दिया, ठीक है। उद्यमिता का ये मतलब होता है। जैसे कि थर्ड पॉइंट में लिखा है नई तकनीकी विधि का उपयोग करके पुरानी वस्तु को नई तरीके से बनाना होता है, यानी कि उद्यमिता में क्या होता है, जो नई तकनीकी विधि होती है ना, उसको पुरानी वस्तु को जैसे कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, पहले वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस तकनीकी का यूज़ करके जो पुरानी वस्तु बना चुके थे पहले, जब वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अब उसको और ज़्यादा अच्छा बनाना, उसका मतलब उसको रीचेंज करना, उसको दोबारा से क्रिएट करना, ताकि वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा अच्छी लग सके, ठीक है, वो वस्तु जो भी चीज़ बनाई जा रही है। उद्यमिता का बेसिकली यही मतलब होता है, दोबारा से अपना बिजनेस शुरू करना, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना। फोर्थ है एक उद्यमी व्यक्ति वो होता है जो नए विचार को वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठा सकता है, यानी कि हम उद्यमी व्यक्ति एक उसी को ही कह सकते हैं। उद्यमी व्यक्ति सिर्फ वही हो सकता है जो उसके दिमाग में जो विचार है, उसके माइंड में जो भी थिंकिंग है,
उस थिंकिंग को रियलिटी यानी कि वास्तविकता का रूप दे सके, उसको जो भी उसकी थिंकिंग है ना दोबारा से चेंज करने की, वो उसको पूरा कर सके, यानी कि इतना वो जोखिम उठा सके, इतना अपने ऊपर वो डिपेंड हो कि मैं इतना कर सकता हूँ, उसी को हम कहेंगे जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को उद्यमी व्यक्ति। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा उद्यमिता से ही रिलेटेड है कुछ। जैसे कि अभी हमने उद्यमिता के बारे में जाना, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं, यानी कि उद्यमिता के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक उद्यमी व्यक्ति बनने के लिए, अपना नया व्यवसाय नया बिजनेस शुरू करने के लिए। तो उसी के बारे में जान लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो फर्स्ट पॉइंट में है कड़ी मेहनत करने की इच्छा, यानी कि उस व्यक्ति में कड़ी मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उद्यमी व्यक्ति बनना चाहता है तो उसमें क्या होना चाहिए, कड़ी मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। और सेकंड है जोखिम उठाने की साहस होना चाहिए, जोखिम उठाने की इच्छा होनी चाहिए उसमें कि वो जोखिम उठा सके, किसी भी चीज़ का जोखिम उठाने का इतनी हिम्मत होनी चाहिए उसमें, अगर उद्यमी व्यक्ति बनना है तो। उद्यमी व्यक्ति यानी कि अगर न्यू बिजनेस शुरू करना है, अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो हमें क्या होगा, जोखिम भी उठाना पड़ सकता है और कड़ी मेहनत भी करनी हो सकती है। तो इसलिए क्या होगा, हमें मेहनत करने की भी इच्छा होनी चाहिए और जोखिम उठाने का साहस भी होना चाहिए। थर्ड है योजना बनाने का ज्ञान भी होना चाहिए और इतनी एबिलिटी और कौशल कहते हैं एबिलिटी को, इतनी एबिलिटी उस व्यक्ति में होनी चाहिए कि वो योजना अच्छे से बना सके, यानी कि उसकी प्लानिंग कर सके जो भी उसको नया व्यवसाय अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है। फोर्थ है एक साथ कई कार्यों को करने की योग्यता भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति दोबारा से अपना व्यवसाय बिजनेस स्टार्ट कर रहा है दोबारा से, तो उसको दोबारा से हर चीज चेंज करनी पड़ेगी, तो उसमें इतना योग्यता इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कई सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, हर काम दोबारा से करेगा तो फिर उसमें क्या होगा, उसको नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करेगा तो उसमें कई एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं उसको, तो इसलिए उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कई सारे काम एक साथ कर सके, इतनी वो योग्यता रखता हो। नेक्स्ट है तालमेल बनाने की योग्यता, यानी कि उस व्यक्ति में तालमेल बनाने की भी योग्यता होनी चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरों के साथ अपने अच्छे तालमेल संबंध स्थापित कर सके। जैसे कि उसको किसी ना किसी की तो हेल्प चाहिए, अगर वो अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो इसके लिए उसको क्या होगा, अच्छे अच्छे तालमेल बनाने पड़ेंगे और तालमेल बनाने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, दूसरों से अच्छी तरीके से बात करना, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से रहना और मतलब एक्सेट्रा हम इसमें कह सकते हैं कि तालमेल बनाना, मतलब बेसिकली तालमेल बनाए वो अच्छी तरीके से दूसरों के साथ। नेक्स्ट संकट की स्थिति से निपटने की भी योग्यता होनी चाहिए, अगर कोई भी संकट आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, परेशानी आ गई तो उससे निपटने की भी उसमें योग्यता होनी चाहिए। और नेक्स्ट है अच्छे संप्रेषण कौशल, यानी कि संप्रेषण कौशल शुद्ध हिंदी का वर्ड है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का भी होना उसमें आवश्यक है। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, बात करने का ढंग, बात करने का जो लहजा है वो अच्छा होना चाहिए, अगर आपको किसी को भी उद्यमी व्यक्ति बनना है। ठीक है, उससे ही तालमेल भी अपने अच्छे हो सकते हैं। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो हमारे तालमेल भी अच्छे बन सकते हैं लोगों के साथ। तो ये था हमारा चैप्टर, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं।